पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न यूपीएससी हो या पीसीएस हो, सब में पूछे जाते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए जरूरी है कि परीक्षा के एक दिन पहले या एक महीने पहले या एक हफ्ते पहले तैयारी ना हो, लगातार तैयारी चलते रहे। इसके लिए जरूरी हो जाता है पर्याप्त तैयारी के लिए पर्याप्त रिवीजन भी हो। तो बीते एक सप्ताह में पॉलिटी की जो खबरें चर्चा में थी और जिनसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण है, आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, यानी कि बीते सप्ताह के पॉलिटी की प्रमुख खबरों पर। तो कौन कौन सी वो खबरें हैं? सबसे पहले देखिए, डिजिटल पहुंच को सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया मौलिक अधिकार। अब यहां पे बात समझिए कि मौलिक अधिकार डिजिटल पहुंच को अगर बना दिया है तो आखिर ये एक बड़ी बात है। फंडामेंटल राइट में कोई चीज आ जाती है, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा सकते हैं। फिर उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात आती है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की चर्चा कुछ दिनों से कुछ ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उस पद पर कोई है ही नहीं, और ये पिछली लोकसभा में भी स्थिति थी, इस बार भी है। उसके बाद जातिगत जनगणना को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ गई है। जातिगत जनगणना अब संभव हो सकेगी क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर एक बड़ा निर्णय लिया है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहली खबर से ही शुरू करते हैं कि डिजिटल पहुंच को सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है मौलिक अधिकार। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक ऐसा मामला आया जिसमें एक व्यक्ति था जो देख नहीं सकता था, यानी कि दिव्यांग की स्थिति में था। अब केवाईसी कराना जो होता है, जैसे वित्तीय लेन देन के मामले हों या कहीं पे अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो बहुत जगह ऐसा होता है केवाईसी कराना होता है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी होती हैं, बहुत सारी अपनी जानकारियां देनी होती हैं, और उसमें कभी कभी ऐसा होता है कैमरे का उपयोग किया जाता है, फ्रंट कैमरे का, जिसमें सामने वाले को उसमें देखना होता है, और उसके बाद कुछ और भी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति वह प्रक्रिया करने में सक्षम नहीं है, जैसे इस दिव्यांग की बात हो रही थी। तो ऐसे में स्थिति ये बन गई कि उसने अपील कर दी और कुछ और लोगों ने अपील कर दी जो कि केवाईसी नहीं कर पा रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी सुविधा लेनी है, कोई सरकार की योजना है या कोई भी कार्यक्रम है या कोई भी जो लाभ है मिल सकता है, लेकिन उसके लिए केवाईसी होने जरूरी है। अब वो केवाईसी हो ही नहीं पा रही उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि केवाईसी के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, एक आम व्यक्ति उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। कैमरे की तरफ वो देख सकता है, कैमरे को चला सकता है। एक ऐसा मामला था जिसमें कि पलक झपकना था केवाईसी को लेकर के। वो फंक्शन ही ऐसा था केवाईसी का जिसमें आंखों की पलक झपकना जरूरी होता है। लेकिन एक एसिड पीड़िता थी, उनके साथ क्या स्थिति बन गई कि एसिड पीड़िता होने की वजह से कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि वो पलक नहीं झपक सकती थी जैसी आवश्यकता थी। तो केवाईसी में वहां इश्यू आया, यानी कि जो दिव्यांग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इश्यू आ रहा है। इनफैक्ट जो सुनने में भी सक्षम नहीं है या देखने में सक्षम नहीं है, तो उनके साथ उस प्रकार की सुविधाएं केवाईसी के दौरान नहीं है, उस प्रकार के टूल्स नहीं रहते हैं जहां पे होने चाहिए, जिससे दिक्कत आती है। और टूल्स क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये उस प्रकार से एक अधिकार के रूप में नहीं था जैसे अब हो गया। अब चूंकि ये फंडामेंटल राइट हो गया है, तो जहां भी आवश्यकता होगी वहां पे वो जरूरी टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहां पे ये देखिए कि अमर जैन बनाम भारत संघ का मामला है, जिसमें डिजिटल पहुंच को संविधान के फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रख दिया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 21 है वो राइट जिसके अंतर्गत रखा गया है, जीवन और स्वतंत्रता के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये फायदा किसको होगा? दिव्यांगजनों को होगा। ऐसे लोग हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, या फिर उसके अलावा ऐसे कमजोर वर्ग के हैं जो कि उस प्रकार से सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं या सक्षम नहीं होते हैं जैसे आमतौर पर कोई ले सकता है। अब देखिए, केवाईसी की प्रक्रिया डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस केवाईसी की प्रक्रिया में यही पीछे रह रहे थे और इन्हीं के लिए पूरी की पूरी फंडामेंटल राइट बनाने की व्यवस्था हुई। हालांकि इसका फायदा सबको मिलेगा। तो यहाँ पे जीवन और सम्मान के अधिकार के साथ ही जो फायदा मिलेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही साफ साफ कहा था कि डिजिटल पहुंच एक संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत है। केवाईसी प्रक्रियाओं में इसकी वजह से अब सुधार किए जाने चाहिए। अब जो कि फंडामेंटल राइट है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, तो सुधार होंगे। और सुधार क्या होंगे? जैसे ब्रेल की सुविधा होती है, उसी प्रकार से वॉइस असिस्टेंट की सुविधा होती है, उसी प्रकार से कुछ अन्य विकल्प उन्हें मिलने चाहिए, जैसे कागज का विकल्प मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी केवाईसी अलग प्रक्रिया से कर सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और आरबीआई को 20 निर्देश दिए हैं। ये वो निर्देश हैं जिनसे इन दिव्यांगजनों को इस केवाईसी सुविधा के तहत
और इस प्रक्रिया में डिजिटल एक्सेस के लिए कुछ लाभ जरूर मिलेंगे। अब यहाँ पे जीवन के अधिकार से संबंध क्या है? देखिए, जीवन के अधिकार से मतलब क्या है आर्टिकल 21 में कि गरिमा भी बनी रहे, समग्र जीवन स्तर में एक कह सकते हैं ये बात जरूरी हो जाती है कि गरिमा हो, और अगर कोई व्यक्ति यह काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है जो आम लोग कर पा रहे हैं और उसके लिए कुछ प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके गरिमा का हनन होता है। तो यहाँ पे ये बात तो स्पष्ट हो गई है। अब समस्याओं की बात करें तो डिजिटल विभाजन की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है भारत में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो निर्णय लिया है इसका फायदा एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को नहीं, एक बहुत बड़ी आबादी को मिलेगा, क्योंकि दिव्यांगजन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो उनकी संख्या भी काफी मात्रा में है। ग्रामीण समुदाय है जो डिजिटल एक्सेस को लेकर के उसकी पहुंच उतनी नहीं है। वरिष्ठ नागरिक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक हैं, तो उनके हिसाब से जैसे कि केवाईसी के लिए भाषाओं की सुविधा मिलनी चाहिए, वरिष्ठ नागरिकों के हिसाब से सुविधाएं होनी चाहिए, ग्रामीण समुदाय के लोग हैं, तो वो व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी सरकार को जिससे डिजिटल एक्सेस सुनिश्चित हो सके। यानी कि सरकार के कोई सुविधा है, कोई वित्तीय लाभ लेना है, जहां पे केवाईसी करना है, वो सुनिश्चित हो सके। अब देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य वेबसाइटें हों, सहायक तकनीकों की कमी हो के कारण वे डिजिटल सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, ये बातों का ध्यान रखना है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी देखिए बहुत बड़ी जरूरत है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हम डिजिटल इंडिया नहीं हो पाएंगे। तो उसके प्रयास तो अलग से खैर करने ही है, इसकी वजह से समस्या है, क्योंकि अगर वेबसाइट सुगम्य नहीं है या फिर हम कहें कि कुछ जो सेवाएं हैं जो सबके लिए होनी चाहिए वेबसाइट में वो नहीं है, या हम कहें इंटरनेट की समस्या है, या ई गवर्नेंस उतना बेहतर नहीं है, तो समस्या होगी ही। अब यहाँ पे बात आती है सरकार क्या पहल कर रही है। सरकार देखिए पहल कर रही है, लेकिन कभी कभी होता है ग्राउंड लेवल पे वो चीजें उस तरह से काम नहीं करती हैं, तो दिक्कत होती है। जैसे कि अब आप देखिए भारत नेट है, अब यहाँ पे PMGDISHA ये लिखा हुआ है, ये क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अब ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित करना। क्या डिजिटल साक्षरता में ग्राउंड लेवल में हर जगह प्रशिक्षण हो पा रहा है? उस गति से नहीं हो पा रहा है, वो गति नहीं है जिसकी आवश्यकता है, यानी कि बहुत लोग अभी भी वंचित हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत नेट की, तो भारत नेट का काम क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट प्रदान करना। तो एक तरफ इंटरनेट मिले, दूसरी तरफ उनका प्रशिक्षण मिले, तब चीजें बेहतर होंगी। लेकिन अभी पूरी तरह से हम 100% जो कहें दायरा है जिसको पूरा करना है वहां तक नहीं पहुंचे हैं। फिर सुगम्य भारत अभियान की बात करें तो दिव्यांग जनों के लिए डिजिटल सेवाओं को सुगम्य बनाने के लिए एक समावेशी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान काम करता है। फिर सहायक प्रौद्योगिकियों की बात करें तो देखिए बहुत सारी हैं, जैसे स्क्रीन रीडर्स होता है, वॉइस कमांड होती है, एआई संचालित सहायक प्रौद्योगिकियां आज की डेट में देखें तो एआई आ गया है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर स्क्रीन रीडर है तो स्क्रीन रीडर के माध्यम से कोई व्यक्ति है जो दिव्यांग है उसे जानकारी मिलेगी, एआई के माध्यम से वो अगले काम कर पाएगा। तो ये एक इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, और ये अभी बेहतर तरीके से नहीं हुई है। तो डिजिटल पहुंच एक विकल्प नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है तो अब इसका असर जरूर पड़ेगा। तो मुख्य बात पूरी की पूरी महत्वपूर्ण बात यही थी, अन्य बातें जो हैं वो एडिशन है। हम अगली खबर पर आ जाते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति। अब देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर कोई काफी लंबे समय से नहीं है, इस वजह से ये चर्चा में है, जबकि संविधान में इसके लिए प्रावधान है जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष के लिए है। तो क्या प्रावधान है और उसमें कितनी इसकी अनिवार्यता है, इस बात को समझिए कि सबसे पहले लोकसभा उपाध्यक्ष का पद संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, यानी कि संविधान में अगर जो पद के बारे में लिखा है तो महत्वपूर्ण है। फिर अनुच्छेद 93 और 178 में निर्देश है कि लोकसभा के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए संवैधानिक अपूर्णता क्या है कि काफी लंबे समय से ये खाली है। अब एक तरफ से जो उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है उसको देखिए जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि आर्टिकल 93 लोकसभा को यथाशीघ्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का निर्देश देता है। अब देखिए अध्यक्ष को चुनने के लिए भी जो आर्टिकल है 93 है और यही उपाध्यक्ष के लिए भी है। यथाशीघ्र भी लिखा है, तो यहां पे देखिए यथाशीघ्र शब्द इस पद की तत्काल नियुक्ति को बनाता है अनिवार्य। अगर यथाशीघ्र लिखा है और समय सीमा नहीं दी है तो देरी करना तो ठीक नहीं है, और यही सवाल उठाया अभी हाल के दिनों में कि समय सीमा नहीं दी है तो इसका मतलब आप देरी नहीं कर सकते क्योंकि यथाशीघ्र भी लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 94 को देखिए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद
रिक्त होने या त्यागपत्र देने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब आर्टिकल 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रिक्त होने या त्यागपत्र देने से संबंधित प्रावधान है। तो देखिए, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बराबर वेटेज है इस अनुच्छेद में। फिर आर्टिकल 95(1) क्या कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो जो उसके बाद होगा, कार्यवाहक होगा, वह उपाध्यक्ष होगा, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करेगा और उसके पास अध्यक्ष वाली ही सारी शक्तियां रहेंगी। तो अपने आप में देखें तो एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है, लोकसभा अध्यक्ष का काम उसे करना है। फिर 178 में यह राज्य विधानसभाओं के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उससे संबंधित बातों का उल्लेख करता है, जैसे कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो आप देखें कि ये उपाध्यक्ष की जो बात है, ये जो चर्चा में है, तो इसकी वेटेज क्या संविधान में कम है? कम नहीं है, अध्यक्ष के बराबर ही वेटेज रखा है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि उसको महत्व इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो प्राथमिक स्तर पर या फ्रंट पे नहीं है। तो अब यहां पे बात आती है प्रक्रिया क्या है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। प्रक्रिया में लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कौन है, कैसे होगा? साधारण बहुमत से होगा। अब ये साधारण बहुमत से जो होगा, तो आमतौर पर जो प्रक्रिया रहती है उसमें यह रहता है कि संतुलन बनाने के लिए, दोनों दलों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए यह रहता है कि अध्यक्ष अगर सत्ता पक्ष से है तो उपाध्यक्ष कौन होगा? जो सत्ता पक्ष में नहीं है, जो विपक्ष में है। यह परंपरा रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा है। तो आमतौर पर इस बात को बड़ा महत्व दिया जाता है कि ये ऐसा हो सके, तो परंपरा को फॉलो किया जा सके, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में है कि परंपरा में है कि वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश आमतौर पर बनते हुए देखा गया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ है, कुछ अपवाद भी हैं। तो ये एक परंपरा है, कहीं पे नियम नहीं है। ठीक वैसा ही अब शपथ प्रक्रिया की बात करें तो अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसके बाद शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी लोग देखिए शपथ ले रहे हैं, लेकिन ये शपथ नहीं ले रहे हैं। अगर इन्होंने सांसद की शपथ ली है तो उसके बाद वो पर्याप्त है, उपाध्यक्ष की शपथ नहीं लेनी है। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कार्यकाल और निष्कासन की। तो जब तक लोकसभा का कार्यकाल है, हम ये कह सकते हैं जब तक लोकसभा चल रही है, जैसे अगर 17वीं 18वीं या कोई भी 19वीं 20वीं लोकसभा चल रही है, जब तक वो है, यानी कि जब तक वो उपाध्यक्ष रहेगा, लोकसभा नहीं रही तो फिर वो नहीं रहेगा। अब उसके बाद पद त्याग और निष्कासन की बात करें तो लोकसभा अगर सदस्य नहीं है उपाध्यक्ष, तो सीधी सी बात है तो वो उपाध्यक्ष नहीं रह जाएगा अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है, या फिर उसने त्यागपत्र दे दिया है तो नहीं रह जाएगा। अगर उसे पूर्ण बहुमत द्वारा हटा दिया जाए और पूर्व सूचना दी जाए, यानी कि इसको हटाने की प्रक्रिया भी यहाँ पे स्पष्ट है कि 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी और पूर्ण बहुमत से हटाना पड़ेगा, तो फिर वो अपने पद पर नहीं रहेगा। तो ये प्रक्रिया अभी तक हुई नहीं है, लेकिन व्यवस्था है। और पद रिक्त होने पर, जब उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है या लोकसभा नए सदस्य का चुनाव करती है। तो लोकसभा नए सदस्य का चुनाव कैसे करेगी? लोकसभा अध्यक्ष चुनाव कंडक्ट कराएगा। तो ये मुख्य बातें हैं जो स्पष्ट है। अब उसके बाद लोकसभा उपाध्यक्ष क्या आज की बात है? नहीं, आज की बात नहीं, ब्रिटिश समय से है। और देखिए तो 1921 में एक व्यक्ति है सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये सच्चिदानंद सिन्हा जो केंद्रीय विधानसभा थी ब्रिटिश काल में, उस दौरान इस पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति बने। उस दौरान केंद्रीय विधानसभा जैसे आज हमारी है, केंद्रीय है, राज्य में राज्य की है, तो वहां पे सबसे पहले व्यक्ति। स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो एम है, एम अनंत शयनम अयंगर। तो इसको लेकर के सवाल आता है वनडे एग्जाम में या पीसीएस एग्जाम में, सवाल सीधे सीधे आ जाता है। तो यहाँ पे निर्वाचित उपाध्यक्ष बने। फिर महत्वपूर्ण घटनाओं में बात करें तो जीवी मावलंकर के निधन के बाद क्या हुआ? अयंगर ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो इसका मतलब हुआ कि बाद में दूसरी लोकसभा के वो अध्यक्ष बन गए थे। अब ये इसी वजह से नाम याद आपको M.A. अयंगर ऐसे याद रख लीजिए चाहे तो शॉर्ट में, लेकिन ये पता हो कि एक उपाध्यक्ष ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किया है और वो पहला ही उपाध्यक्ष था जिसने ऐसा काम किया है। अब उसके बाद यहाँ पे पद का महत्व देखें तो देखिए महत्व तो यही से समझ में आ गया कि अगर वो पद में जिसको होना चाहिए था वो नहीं है किसी भी वजह से, तो कार्यवाहक के रूप में वह निर्वहन करेगा। दूसरा, संविधान में इस पद की विवरण है तो इसका होना जरूरी है। तीसरा, देखिए उपाध्यक्ष जो है, एक परंपरा में जब हमने देखा कि विपक्ष से है, एक अध्यक्ष है पक्ष से, एक विपक्ष से, तो एक संतुलन में बनता है, तटस्थ की भूमिका भी में रहता है। वो उस वक्त उस दल से नहीं जुड़ा रहता है। कहा जाता है जो उस पद पर है वो किसी दल से जुड़ा होकर काम नहीं करेगा।
फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं अगले सवाल पे, यानी कि अगले टॉपिक पे, कि अब होगी जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना के बारे में अभी बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर के भारत की जो सरकार है, भारत की सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, CCPA जिसको हम बोलेंगे, उसने इस बारे में निर्णय लिया है कि भारत में जातिगत जनगणना होगी। ये जातिगत जनगणना होगी क्यों? जातिगत जनगणना के पीछे का मकसद है कि जातियों से संबंधित जो आंकड़े मिलेंगे, उन आंकड़ों के आधार पर योजनाएं हैं, नीतियां हैं, अभियान हैं, कानून है, नियम है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के निर्णय लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर प्राथमिकताएं तय होंगी। जैसे कि आप ये देखें कि आरक्षण में उपवर्गीकरण की जो स्थिति हम देखते हैं कि उपवर्गीकरण को लेकर के भी न्यायालय ने अब कह दिया है, तो व्यवस्था शुरू हो गई, कुछ राज्यों ने शुरू कर दिया है। तो जब आंकड़े आएंगे तो इन आंकड़ों से लाभ वहां भी मिलेगा, सीधी सी बात है। चलिए, अब उसके बाद जाति जनगणना की मांग जो है वो अभी की नहीं है, वो काफी लंबे समय से विपक्ष कर रहा था और पहले भी कई सरकारों ने किया है। तो ये जो जातिगत जनगणना जो है 1931 तक तो देखिए हो रहा था, 1931 के बाद 1941 में हुआ नहीं। 1941 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे शुरू तो हुआ था जातिगत जनगणना, लेकिन हो नहीं पाई, और फिर उसके बाद यानी कि 1931 वाला आखिरी रह गया, उसके बाद 1951 में हुआ नहीं, और 2011 में फिर हालांकि हुआ, लेकिन उसके आंकड़े जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना थी 2011 में, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। तो 2011 में हुई तो थी, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। जो आंकड़े जारी हुए वो 1931 के थे आखिरी। 1941 में वर्ल्ड वार हो गया था, तो वो चीजें रुक गई। 1931 के पहले लगातार चल रहा था। अब उसके बाद बात ये आती है कि 2011 का सामाजिक आर्थिक जनगणना के बारे में पता रहे कि इस बार हुई तो थी, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए थे। फिर जनगणना की बात करें तो एक समकालिक जनगणना जो शुरू हुई तो 1881 से हुई, 1872 में हुई थी, लेकिन वो गैर समकालिक थी, ये समकालिक थी, यानी कि एक साथ कई जगह पर एक समय में आयोजित कराई गई। और भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त उस वक्त कौन थे? WC प्लोडेन, उनके द्वारा कराई गई थी। अब देखिए कैसे होती है वर्तमान में, तो गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, और गृह मंत्रालय द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, इनके माध्यम से कराया जाता है। अंतिम जो प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनके बारे में कह सकते हैं ये हैं। और एक अधिनियम है, भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत एक पूरा ढांचा है, जिस ढांचे के आधार पर होता है। अब देखिए जातिगत जनगणना के एक प्रभाव क्या होंगे। देखिए, एक बड़ा प्रभाव होगा, राजनीतिक क्षेत्रों की सीमाओं और संसदीय आरक्षण में सुधार हो सकेगा, क्योंकि ये जो राजनीतिक क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण, या हम कह सकते हैं परिसीमन वाली चीजों में भी बहुत सारी चीजें काम करेंगी। दूसरे वाला आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ी व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी, कि जैसे ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने और जाति के बीच उप श्रेणियों के निर्माण की मांग को जो मजबूती प्रदान करेगी, वो ये आंकड़े प्रदान करेंगे जिसको लेकर के मांग की जाती है। जो उपवर्गीकरण है उस प्रकार की चीजों को देखें तो जो नया पैटर्न देखने को मिलेगा वो इन आंकड़ों के बाद देखने को मिल सकता है। तो ये वो बातें हैं, जो पक्ष हैं, जो आंकड़े हैं, जो आपको जानना जरूरी है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल आपके लिए आ सकते हैं जो इसी टॉपिक से हैं, एक एक करके देखते हैं। कि अमर जैन बनाम भारत संघ 2025 मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? पहला है, सुप्रीम कोर्ट ने समावेशी डिजिटल पहुंच को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। यह जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, कोर्ट ने सरकार को डिजिटल सेवाओं, जिसमें KYC प्रक्रिया भी शामिल है, को दिव्यांगजनों और अम्ल हमले के शिकार व्यक्तियों जैसे वंचित वर्गों के लिए सुलभ बनाने का निर्देश दिया। तीसरा है, इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया गया कि डिजिटल पहुंच का अधिकार अब केवल रणनीतिक विकल्प नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व बन चुका है। अब चौथा भी है कि इस फैसले में मुख्य रूप से ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल साक्षरता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दिव्यांगजनों के लिए सुलभता के मुद्दे को नहीं उठाया गया है। आपको बताना है कि सही इनमें से कौन कौन से कथन हैं या कितने हैं। तो पहला है 1 2 3, 1 3 4, 2 और 4 और 1 2 3 4। तो जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। ये सवाल नंबर 1 है, तो ये लिख देता हूं, सवाल नंबर 1 के लिए ABCD में क्या होगा। फिर सवाल नंबर 2 में आ जाते हैं।
सवाल नंबर 2 का जवाब बताइएगा क्या होगा, प्रयास कीजिएगा कि लोकसभा उपाध्यक्ष के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। पहला, उपाध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से किया जाता है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 93 में उपाध्यक्ष के चुनाव को शीघ्रता से करने का निर्देश है। तीसरा, उपाध्यक्ष का पद परंपरागत रूप से विपक्ष को दिया जाता है। और चौथा, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद संवैधानिक पद नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3, बी है 2 और 3, सी है 1 और 4 और डी है 3 और 4। तो कमेंट करके बताइए दूसरे सवाल का जवाब क्या है। फिर आ जाते हैं तीसरे सवाल में। भारत में आखिरी बार जाति जनगणना कब हुई थी? 1941 में, 1951 में, 1931 में या फिर 2021 में? यह है आपके लिए सवाल नंबर 3। तो तीनों सवालों का जवाब दीजिए, ए, बी और सी, डी, मतलब जो ऑप्शन आपके सामने है, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये मुख्य बातें थी। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि आप में से जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी को देना चाहते हैं, धार देना चाहते हैं अपनी तैयारी को, उसके लिए तैयारी को बेहतर या सरल बनाने के लिए दृष्टि IAS आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन कोर्सेस भी, ऑफलाइन कोर्सेस भी। आपको कोर्सेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर याद रख लीजिए 8750187501। मैं ये नंबर एक बार आपको बोल देता हूं, 8750187501। अगर आपको अपनी तैयारी को आसान बनाना है और आपको इसके लिए राय चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपको सही राय दे देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।